हम लोग बात कर रहे थे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले हम इसके बारे में जरा समझ लेते हैं। देखो, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि यार आप जब अपनी अकाउंटिंग कर रहे हो ना, जब आप अपना अकाउंटिंग डेटा बना रहे हो ना, तो अकाउंटिंग डेटा बनाते हुए अपनी फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड करते हुए, अपनी प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते हुए हमेशा प्रूडेंट रहो। अब ये प्रूडेंट रहो का क्या मतलब है? प्रूडेंट रहो का मतलब वो ये होता है कि वो कहता है कि अपने कारोबार की बुराई पहले दिखाओ। कोई तुम्हें लगता है कि कोई बुराई जो तुम्हारे कारोबार पे फ्यूचर में आने वाली है वो पहले दिखाओ, और अच्छाई तब तक मत दिखाना अपने कारोबार की जब तक वो एक्चुअल में हो ना जाए। बात समझ आती है? मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये कि भाई प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है, तुम ऐसा कोई एक्सपेंस है जो एंटिसिपेट कर रहे हो कि फ्यूचर में होने वाला है, तुम्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आने वाले कल में, आने वाले साल में दौरान में, ये जो आपका अभी साल चल रहा है, इस साल के दौरान फ्यूचर में आपका कोई खर्चा होने वाला है, तो उस खर्चे को अकाउंटिंग कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लो, फौरी तौर पे रिकॉर्ड कर लो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने किसी कस्टमर को, ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने किसी कस्टमर को कुछ सामान बेचा था, ठीक है, मैंने उसको 10,000 रुपए का सामान बेचा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे वो 10,000 रुपए मुझे नहीं मिलेंगे, तो अकाउंटिंग ये कहती है कि इंतजार मत करो कि वो तुम्हें मना करे, बल्कि उससे पहले पहले अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में नुकसान हो सकता है, इसको अभी रिकॉर्ड कर। उसकी कुछ बेसिस है, जैसे अब मैंने जिस बंदे को सामान बेचा हुआ था, हो सकता है कि भाई वो फ्लाई करके किसी और कंट्री चला गया हो सकता है कि जिस बंदे को मैंने सामान बेचा हो वो बेचारा बैंकरप्ट हो गया हो, या उसका जो कारोबार चल रहा था उसमें उसको कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया हो, तो अब मुझे ये लग रहा है कि यार ये बंदा भी परेशानी में, इससे मुझे पैसा नहीं मिलेगा। यानी मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि फ्यूचर में मुझे कोई लॉस हो जाएगा, फ्यूचर में मुझे क्या हो जाएगा, कोई लॉस हो जाएगा। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बी प्रूडेंट। अगर कोई बुराई तुम्हें लगता है कि फ्यूचर के अंदर होने वाली है, अगर तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में कोई बुराई होने वाली है, उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो, आज ही अपनी बुक्स में क्या कर लो, उसको लिख लो, मेंशन कर लो। मैंने बोला सही है, इतनी बात हमें समझ आ जाती है कि भाई यार ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमसे ये सारी बातें करना होता है। अच्छा, आप आगे बात को सुनिएगा। मैंने एक कस्टमर को, मेरा दोस्त था, वो मेरे पास आया और वो मेरे पास आके बोलता है कि वलीद भाई मैं आपसे कल, सिर्फ कल आऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे, प्रॉमिस है, मैं कल आऊंगा और कल आके आपसे 10,000 रुपए का सामान खरीद के जाऊंगा। मैंने बोला सही है। अब अकाउंटिंग ये कहती है कि ये तुम्हारी फ्यूचर की एंटिसिपेटेड इनकम है, इसको तब तक मत रिकॉर्ड करना जब तक वो आके तुमसे सामान ले ना जाए। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अगर फ्यूचर का कोई लॉस जो तुम्हें लगता है कि होने वाला है, उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो, और कोई इनकम जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फ्यूचर में होने वाली है, उसको तब तक रिकॉर्ड ना करना जब तक वो रियलाइज ना हो जाए। वो ये बात करते हैं। अब अगर हम यहां पे देखें तो ये डेफिनेशन के अंदर हमसे क्या बोलता है, ये डेफिनेशन के अंदर बोलता है दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एक्सपेक्टेड लॉसेस, एक्सपेक्टेड लॉसेस मतलब एंटिसिपेटेड लॉसेस, जो तुम्हें लग रहा होता है कि हो जाएंगे, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हो जाएंगे, हुए नहीं, हो सकते हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा लॉस हो जाए। एक्सपेक्टेड लॉसेस आर टू बी रिकॉर्डेड एज सून एज दे आर एक्सपेक्टेड। जैसे ही तुम उनको एक्सपेक्ट करोगे ये लॉस है, उसको आज ही अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस चार्ज कर लेना। बट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड एट ऑल अंटिल एंड अनलेस दे आर एक्चुअली अर्न्ड। देखा क्या बोला? मैंने एक बंदे को सामान बेचा हुआ था और मुझे लगता है कि वो भाग जाएगा, मैं आज एक एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लूंगा कि यार नुकसान होने वाला है, अभी से रिकॉर्ड कर लूं। और एक बंदा जो मुझसे वादा करके गया है, प्रॉमिस करके गया है, कसम खा के गया है कि मैं कल आपसे सामान खरीदूंगा, तो मैं तब तक अपनी इनकम रिकॉर्ड नहीं करूंगा जब तक वो मुझसे एक्चुअल में रियलाइज या एक्चुअल में सामान खरीद के ना चले जाए। तो रियलाइज गेन्स को सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है, अनरियलाइज गेन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अनरियलाइज गेन क्या था? उसने वादा कर लिया कि पैसे वो सामान लेके जाएगा मुझसे, तो ये अनरियलाइज गेन है। और अगर वो मुझसे सामान लेके चला गया तो मैं बोलूंगा अब ये गेन रियलाइज हो गया, ठीक है, ये गेन रियलाइज हो गया। और अगर मेरे बिजनेस को ये लग रहा हो कि मेरा फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला है, फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, अकाउंटिंग कहती है उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो। यानी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिजनेस की कोई बुराई है तो उसको आज ही दिखा दो, और अच्छाई तब तक मत दिखाना जब तक वो एक्चुअल में हो ना जाए। तो आई होप कि जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, ये जो आपको बात करता है कि अकाउंट्स जब भी आप बनाओ, जब भी आप अकाउंटिंग प्रिपेयर करो, जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे प्रूडेंट रह के अकाउंटिंग करो। फ्यूचर लॉसेस आज ही रिकॉर्ड कर लो, फ्यूचर इनकम्स को तब तक रिकॉर्ड ना करना जब तक वो हो नहीं जाती।
क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब मुझे बताएं, जो मैंने आप लोगों से अभी बात करी, क्या आपको ये बात क्लियर हुई कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपको क्या कह रहा हो? डन। तो आपने हमेशा प्रूडेंट रह के बात करनी है। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब क्या समझ आया हमें? कि यार होने वाले खर्चों को, होने वाले लॉसेस को, होने वाले एक्सपेंसेस को आज ही रिकॉर्ड कर लो, जो आपको लग रहा हो जाएंगे। अच्छा सर, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि हो जाएंगे, लेकिन वो एक्चुअल में, बाकी में वो जो बंदे आपने जिसको सामान दिया था, जो फ्लाई करके बाहर गया हुआ था, वो कुछ दिन बाद वापस आके आपको पैसे देके चला जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है और मोस्टली ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अकाउंटिंग ये कहती है कि पहले से ही तैयार रहो, पहले से ही तैयारी कर लो नुकसान उठाने की। पैसे वापस आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, तो वेल एंड गुड। अब ये जो फ्यूचर के ये जो हमें लॉसेस नजर आ रहे हैं, जो मुझे फ्यूचर की एक नुकसान नजर आ रहा है, अब मैं आपको इससे लिंक करता हूं जो आज हम बात करने जा रहे हैं, प्रोविजंस की। अब ये प्रोविजन क्या चीज होती है? तो प्रोविजन क्या है? एक एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि हमें नुकसान हो जाए, एक्सपेक्टेशन है कि हमें कोई एक्सपेंस उठाना पड़ जाए, कोई नुकसान उठाना पड़ जाए। प्रोविजन को मैं अगर आपको बहुत आसान लफ्जों में या किसी एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं, तो यार सुनो एग्जाम्पल। मैं घर से बाहर निकला और मैंने ये देखा कि यार आसमान पे ना बहुत सारे गहरे बादल आए हुए, बिजली गरज रही है। मैंने ये सोचा कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। मैं घर में गया और मैं घर में जाके मैंने एक अम्ब्रेला ली, या अगर कुछ कंट्रीज के अंदर लोग रेन कोट्स पहनते हैं, हम लोग नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग अम्ब्रेला यूज करते हैं। मैंने एक अम्ब्रेला उठाया और मैं अम्ब्रेला लेके बाहर निकल। अब सोचो तो मैंने क्या सोचा हुआ था कि यार हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड है कि बारिश हो जाए। अब अगर बारिश हो गई तो ये अम्ब्रेला मुझे बचा लेगी, और अगर बारिश नहीं हुई तो ये अम्ब्रेला वापस मैं पैक करूंगा और घर पे ले जाके वापसी में घर जब मैं जाऊंगा तो वापस रख दूंगा। यानी कि प्रोविजन का कॉन्सेप्ट हमें यहां से मिलता है कि अगर हमें कुछ लगता है कि फ्यूचर के अंदर कोई मसला होने वाला है, फ्यूचर के अंदर कोई एक्सपेंस होने वाला है, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाओ। तो ये जो मैं अम्ब्रेला लेके आया था, मैंने क्या किया था, अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लिया था कि यार एक नुकसान होने वाला है, इसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर हूं, पहले से अपने पास एक नुकसान रिकॉर्ड कर। अब याद रखिएगा, ये जो प्रोविजन होते हैं ना, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया क्या होता था। बिजनेस शुड record all the expected या anticipated losses, या जिसको हम expenses कहते हैं, into the accounts, but should not record any unrealized gains. gains मतलब incomes, gains मतलब incomes। क्लियर? ये बात तो हमने पढ़ ली। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रोविजंस की। तो प्रोविजंस के बारे में हमने ये देखा, सॉरी मैं प्रॉफिट लिख रहा हूं। अब प्रोविजंस को जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो प्रोविजंस होंगे दो तरीके के। अकाउंटिंग कहती है जब भी दो काम तुम्हें लगे कि फ्यूचर में होने वाले हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें लगे खाली, तो इनके प्रोविजन बना दो। प्रोविजन मतलब तैयार हो जाओ पहले से कि भाई ये दो काम होने वाले हैं। दो काम क्या हो सकते हैं? नंबर वन, इंक्रीज इन लायबिलिटी, या फिर डिक्रीज इन एसेट्स। अगर तुम्हें लगे कि फ्यूचर में तुम्हारी कोई लायबिलिटी इंक्रीज होने वाली है, तो फौरन से एक प्रोविजन बना लो। अगर तुम्हें लगे फ्यूचर में तुम्हारा कोई एसेट कम होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है, तो भी क्या कर लो? प्रोविजन बना लो। अब सोच के देखो, ये जिस बंदे को मैंने 10,000 का सामान बेचा था, मिस्टर एक्स को, तो मैंने मिस्टर एक्स को सामान बेचा था, मैंने एंट्री बनाई हुई थी मिस्टर एक्स यानी कि ट्रेड रिसीवेबल। मिस्टर एक्स 10,000 से मैंने डेबिट करे हुए थे और सेल्स को हमने 10,000 से क्रेडिट करा हुआ था। अब हमें ये एक्सपेक्टेड एक लॉस है। देखो, अगर ये मुझे साफ मना कर देते ना कि भाई मैं पैसे नहीं दे रहा, तब तो मैं बैड डेट की एंट्री बना लेता। जब मुझे क्लियर हो जाता, 100% एविडेंस हो जाता कि भाई अब ये पैसे नहीं देंगे, तब तो बैड डेट हो जाता। अभी मिस्टर एक्स पता है क्या कर रहे हैं? मैं मिस्टर एक्स को फोन करता हूँ कि एक्स भाई, आपकी ना
पेमेंट की डेट आ गई, आगे पैसे जमा करा दो। एक्स भाई बोलते हैं यार मैं कल पैसे दे दूंगा, मैं परसों पैसे दे दूंगा। मैं कल परसों आती है, मैं दोबारा फोन करता हूँ, एक्स भाई आपकी डेट गुजर गई है, प्लीज पैसे दे जाए। एक्स भाई बोलता है यार मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ, मुझे एक हफ्ते का टाइम दे दो। एक हफ्ता इंतजार करता हूँ, फिर एक्स भाई को फोन करता हूँ, फिर वो मुझे कोई बहाना बना देते हैं, फिर मुझे कोई बहाना बना देते हैं। तो एज अ बिजनेस मुझे ये लग रहा है कि यार मुझे लगता है ये एक्स अब पैसे नहीं देगा। हालांकि एक्स ने मना नहीं किया पैसे देने से, अगर एक्स रिफ्यूज कर देता पैसे देने से तो बैड डेट है, तो बैड डेट है, ये बात तो समझ आ गई। लेकिन कभी कभी कारोबार में ऐसा भी तो होता होगा ना कि यार वो पैसे देने से मना नहीं कर रहा, वो ये नहीं बोल रहा मैं पैसे नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, बल्कि वो ये बोल रहा है यार कुछ टाइम दे दो, टोपी कर रहा है एक तरीके से। हाँ, वो बात को टाल रहा है, सही है, वो बोल रहा है, कोशिश कर रहा है यार कि ये पैसा मैं किसी तरीके से अवॉइड कर दूं, ये 10 दफा पूछेगा फिर भूल जाएगा। तो वो ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके बंदा बैठा हुआ है। अब ऐसा बिजनेस मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे नजर आ रहा है भाई ये तो एक्सपेक्टेड लॉस है, ये तो फ्यूचर का एंटिसिपेटेड लॉस है। मुझे लग रहा है कि इससे फ्यूचर में पैसे नहीं मिलेंगे, तो आज ही मुझे क्या कर लेनी चाहिए, तैयारी कर लेनी चाहिए, एक प्रोविजन बना लेना चाहिए। तैयारी कर लेना फ्यूचर एक्सपेंसेस का, एक प्रोविजन बना लेना चाहिए। अब सॉरी, अब मुझे ये लग रहा है कि जो मेरा ट्रेड रिसीवेबल है, अब जरा देखिएगा, अब जरा देखिएगा, ये मुझे लग रहा है मेरा ट्रेड रिसीवेबल है, और ये इससे पैसा नहीं मिलने वाला। इसका मतलब मेरा ट्रेड रिसीवेबल मेरा एसेट होता है। इतनी बात तो आप मानते हैं कि सर ट्रेड रिसीवेबल्स को एसेट कहते हैं, ये एसेट्स होते हैं। और क्या मुझे लग रहा है कि एक एसेट डिक्रीज होने वाला है, हाँ या ना? क्या मुझे लग रहा है मेरा एक एसेट डिक्रीज होने वाला है, इससे पैसा नहीं मिलने वाला, तो एसेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे मुझे पैसा नहीं मिलेगा, तो एसेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अकाउंटिंग ये कहती है कि अगर तुम्हें ये लगे कि तुम्हारा कोई भी एसेट जो कि डिक्रीज होने वाला है इन फ्यूचर, उसके लिए क्या करो, प्रोविजन बना लो, पहले से तैयारी करके बैठ जाओ, पहले से एक्सपेंस रिकॉर्ड करके बैठ जाओ, एक प्रोविजन बना लो अपने पास कि ऐसा होने वाला है। हो गया तो पहले से लॉस रिकॉर्ड किया हुआ होगा, नहीं हुआ तो इनकम हो जाएगी, वो लॉस ओवरकम हो जाएगा तुम्हारा। बात समझ आती है? अच्छा, एक तो ये बात है। अच्छा, यहाँ पे सर इन विच बुक इट विल बी रिकॉर्डेड, अभी आगे बात करते हैं बेटा, बुक ऑफ रेमेट्री की आगे बात करते हैं सर। सो डू वी erase the predicted account we made for loss if it doesn't happen? बेटा वो खुद ही सेट ऑफ हो जाएगा, अभी देखना डबल एंट्रीज के थ्रू वो खुद ही सेट ऑफ हो जाता है आपके लिए। आपको प्रोविजन के अगेंस्ट कोई एंट्री नहीं बनानी, बस आप प्रोविजन बनाओगे, अगर उससे पैसा आ गया तो कैश डेबिट हो गया, तो वो ऑलरेडी आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ चुका है, तो वो अभी इतना नहीं सोचो, उसकी प्रोविजन खुद ही एडजस्ट हो जाएगा डबल एंट्री से, जब वो मुझे आके पैसा देंगे। सही है। अब मुझे ये तो नजर आ रहा है कि यार एक एसेट डिक्रीज होने वाला है, तो जब एसेट डिक्रीज होने वाला हो तो अकाउंटिंग क्या कहती है, प्रोविजन बना लो। इसी तरीके से पता है अकाउंटिंग ये भी कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी कोई लायबिलिटी इंक्रीज होने वाली है, तब भी तुम क्या करो, तब भी तुम प्रोविजन बना लो। सर आप हर बात एग्जाम्पल से समझाते हैं, तो इसको भी एग्जाम्पल से समझाते हैं ना, कि लायबिलिटी इंक्रीज होने वाली का मतलब क्या है, कि लायबिलिटी बढ़ने वाली है। लायबिलिटी मतलब उधार बढ़ने वाला है। उधार कैसे बढ़ सकता है सर अचानक से, इसका कैसे प्रोविजन बना सकते हैं आप? तो सुनो, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, आपके कोर्स में लाइब्रेरीज के ऊपर प्रोविजन पे बात नहीं की जाती, बट मैं आपको ऐसी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये एक पेंसिल बनाता था, सही है। अब मैंने ये एक पेंसिल बनाई और मैंने एक कस्टमर को बेच दी। अब उसका एक छोटा सा बच्चा था, उसने क्या किया, उसने इस पेंसिल को चबा के खा रहा था, वो उसके हलक में अटक गई। ठीक है। अब हुआ क्या कि वो हॉस्पिटल गया, उसको ऑपरेट करा और उसके मुंह से वो पेंसिल निकाली। मतलब अजीब आदमी था, ये कोई खाने की चीज नहीं थी, लेकिन उसने खा ली। अब वो जो उसके जो पेरेंट थे ना, वो मेरी कंपनी पे उन्होंने आके केस कर दिया। उन्होंने क्या केस कर दिया कि भाई इसकी वजह से मेरा बच्चा जो है वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, इस बंदे ने ये पेंसिल बनाई, ना ये पेंसिल बनाता ना मेरे बच्चे का ये हाल होता। उन्होंने मुझ पे केस कर दिया। अब मेरा जो केस है वो चल रहा है कोर्ट के अंदर। अब सोचिए, सुनिएगा इस बात को और सोचिएगा, मेरा केस चल रहा है कोर्ट के अंदर और उन्होंने मुझ पे एक पेनल्टी लगाई हुई है कि अगर मैं केस हार गया तो मुझे 10 मिलियन रुपीस जो है वो मुझे, यानी 1 करोड़ रुपए मुझे क्या करने पड़ेंगे, एज अ पेनल्टी देने पड़ेंगे। अब अगर केस हार गया तो हारा नहीं, लेकिन फ्यूचर का एक एंटिसिपेटेड लॉस है। हो सकता है कि मुझे फ्यूचर में मेरे ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर मेरे ऊपर एक उधार क्रिएट हो जाए। तो अकाउंटिंग ये कहती है उसका प्रोविजन आज ही बना दो। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी ऐसे हो सकती है फ्यूचर को देखते हुए कि यार ये चल रहा है, ये केस चल रहा है। फॉर एग्जांपल भाई, मेरी कंपनी गुड्स डिलीवर करती थी और गुड्स डिलीवर कर रही थी और रास्ते में एक गाड़ी के साथ वो टकराई और वो जो बंदा था उसका एक्सीडेंट हो गया।
अब जो सामने वाला मेरे जो डिलीवरी वैन से जो सामने वाली गाड़ी टकराई थी, उस बंदे ने मेरी मेरी कंपनी में केस कर दिया कि भाई इस कंपनी की गाड़ी ने मुझे हिट करा है और बहुत नुकसान हुआ है, कंपनी से बोलो मैंने नुकसान भरे। अब हमारा केस चल रहा है। अब मुझे पता है कि यार हो सकता है अगर मैं केस हार गया तो मुझे 2 मिलियन 1 मिलियन जो है वो इस बंदे को पे ऑफ करना पड़ेगा। हाँ, फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, लेकिन आज से मुझे नजर आ रहा है कि हो सकता है कि लॉस हो जाए, हो सकता है कि लॉस हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आज से एक प्रोविजन क्रिएट कर लूंगा। तो प्रोविजन क्या होती है? फ्यूचर के नुकसानात की तैयारी। ऐसा समझ लें इस बात को कि फ्यूचर में अगर कोई नुकसान होने वाला है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा। जैसे मैंने एक अम्ब्रेला घर से निकाल ली थी, तो वो क्या था कि फ्यूचर में अगर बारिश होती है तो ये मुझे बचाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई मेरे ऊपर जो बच्चे ने पेंसिल खा ली थी, उसके ऊपर उसने उसके जो पेरेंट ने मेरे ऊपर केस करा हुआ है, तो वो केस जो है वो अभी चल रहा है, पेंडिंग है। बट अगर मैं हार गया तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। मैंने पहले से प्रोविजन बना लिया कि भाई लिख लो ये कि अभी से ये पैसा जा सकता है। या फिर मेरी डिलीवरी व्हीकल से किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसने मेरे ऊपर केस कर दिया, अगर मैं हार गया तो मुझे उसे पैसे देने पड़ेंगे। तो ये फ्यूचर लायबिलिटीज की एग्जांपल मैं आपको दे रहा था। और इसी तरीके से हमारे कोर्स के अंदर तो डिक्रीज इन एसेट के बारे में बात हो रही है। तो अगर आपको लगे कि फ्यूचर में आपका कोई एसेट भी डिक्रीज होने वाला है, तो उसके लिए भी आप क्या कर लेंगे? प्रोविजन बना लेंगे। अब ये प्रोविजन किसके ऊपर बना रहे होगे? उन कस्टमर्स पे बना रहे होगे जिन पे तुम्हें शक होगा कि वो पैसा नहीं देंगे। ये प्रोविजन किन पे बन रहा होगा? ये तैयारी किन के लिए की जा रही होगी? ये तैयारी उन लोगों के ऊपर की जा रही होगी, उन कस्टमर्स के ऊपर की जा रही होगी जिनसे हमें लगता होगा कि फ्यूचर में पैसा नहीं आने वाला। अच्छा, कोई क्लियर एविडेंस नहीं है मेरे पास, कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि पैसा आएगा या नहीं आएगा। बस मैं सिचुएशन को देख रहा हूं, मैं बस सिनेरियो को देखते हुए प्रोविजन बना रहा हूं। देखो अकाउंटिंग इतना स्ट्रिक्ट है इस चीज के ऊपर। वो बोलती है तुम्हें लग रहा है ना, तुम एंटिसिपेट कर रहे हो ना, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। आज प्रोविजन रिकॉर्ड कर लो, आज प्रोविजन क्या कर लो? रिकॉर्ड कर लो। अब सोच के देखो, अब सोच के देखो, वो जो मिस्टर एक्स जिनको मैंने 10,000 का सामान बेचा हुआ था और वो मुझे रोज रोज बात को टाल रहे थे, मेरी मुझे पैसे नहीं दे रहे थे, तो मेरे बिजनेस का उस कस्टमर पे डिस्ट्रस्ट हो गया। डिस्ट्रस्ट का मतलब मेरा ईमान या मेरा जो है पता नहीं क्या बोलेंगे इसको उर्दू में, मेरा ईमान कमजोर हो गया उस कस्टमर को लेके कि यार ईमान नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं क्या बोलेंगे, बट सही है ना, समझ लो यार थोड़ा सा। अच्छा, तो उस कस्टमर को लेके एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो गया कि यार अब मैं इसके ऊपर भरोसा नहीं करता। हाँ, अब मुझे इस पर भरोसा नहीं है कि पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ऐसे कस्टमर्स के लिए मैं प्रोविजन बना लूंगा। क्लियर हो गई? प्रोविजन किन चीजों के लिए बनाया जाएगा? जब तुम्हें लगे कि फ्यूचर में तुम्हारा कोई एसेट गिरने वाला है, तुम्हें लगे फ्यूचर में तुम्हारा कोई कस्टमर भागने वाला है। तो कस्टमर कौन होता है? एसेट होता है। ठीक है, कस्टमर कौन है? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कौन होता है? एसेट होता है। यहाँ पे ये बात समझा। अब प्रोविजन उन कस्टमर्स के लिए बनाया जाएगा जिन कस्टमर्स पे बिजनेस को डाउट होगा। क्या होगा? डाउट होगा। डाउट मतलब डिसट्रस्ट होगा। तो जो कस्टमर आपके बिजनेस में डाउटफुल होंगे, उनके लिए एक प्रोविजन बना लिया जाएगा। तो देयरफॉर ये जो डाउटफुल डेट्स होते हैं, डेट्स मतलब उधार, ऐसे उधार जिन पे आपको शक हो कि वो नहीं मिल सकते, तो उनके लिए आप क्या करोगे? प्रोविजन बना लोगे। ये बनता कैसे? ये बड़ा आसान काम है, बट प्रोविजन का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्रोविजन दो शक्लों के अंदर हो सकता है। प्रोविजन या तो आप तब बनाते हो जब आपकी कोई लायबिलिटी फ्यूचर की बढ़ने वाली होती है, या तब बनाते हो जब आपका फ्यूचर में कोई एसेट कम होने वाला होता है। दो सूरतों के अंदर प्रोविजन बनाया जाएगा। अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, डाउटफुल डेट्स, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बैड डेट्स, ये तमाम का तमाम टॉपिक किन लोगों से रिलेट करता है? कस्टमर्स से। कस्टमर्स कौन होते हैं? एसेट्स। तो हम जो प्रोविजंस की बात करेंगे वो एसेट्स को लेके बात करेंगे। यानी हमें लग रहा होगा कि फ्यूचर में हमारा एसेट डिक्रीज हो जाएगा, हमारा कस्टमर डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर हम इस बात को समाप्त करें और अगर हम इस बात को थोड़ा सा और इजी करके आप समझने की कोशिश करें, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है? उन कस्टमर्स पे एक शक क्रिएट किया जाता है जो आपकी पेमेंट को डिले कर रहे होते हैं, जो आपको पैसे टाइमली नहीं दे रहे होते, उनके ऊपर आप क्या करते हो? एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना लेते हो। क्या कर लेते हो? एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना लेते हो। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि यार ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप लोग आए मेरे साथ और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जरा डेफिनेशन अपने पास रिकॉर्ड करें, लिखना शुरू करें। सब लोग साथ में आ जाए, अब पढ़ते हैं और अब आप देखें आपको ये बात कितने अच्छे से समझ आएगी। जो मैंने सारी एक्सप्लेन करी है बड़ी आसान हो जाएगी अब ये बात। व्हाट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है? बोलता है बिजनेस
यूजुअली क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बिजनेसेस जो होते हैं वो नॉर्मली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द परसेंटेज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ द बिजनेस एक्सपेक्ट मे नॉट बी रिकवर्ड इन द फ्यूचर। उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रेड रिसीवेबल्स की, आपके कस्टमर्स की एक परसेंटेज होती है जो आपको लगता है कि रिकवर नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जांपल, मैंने मिस्टर एक्स को, मिस्टर वाई को, दो लोग थे जिनको मैंने सामान बेचा था, एक को सामान बेचा था 10,000 का और एक को सामान बेचा था 20,000 का। ठीक हो गया। अब ये दोनों कस्टमर से मैंने टोटल पैसा कितना लेना है मिला के? मैंने टोटल पैसा लेना है लेट सपोज 30,000 रुपए। ठीक है, कितना पैसा लेना है? 30,000 रुपए मैंने इन दोनों कस्टमर्स को मिला के लेना है। अब मुझे लगता है कि यार ये जो कस्टमर्स है ना, इनमें से 2% अमाउंट ऐसी होगी या 10% अमाउंट ऐसी होगी जो मुझे रिकवर नहीं हो पाएगी। हो पाएगी, देखो, हो पाएगी, इसका मतलब एंटिसिपेट कर रहा हूं, इसका मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि नहीं हो पाएगी, इतना 2% या 10% का पैसा नहीं हो पाएगा। तो मैं वो कैलकुलेट कर लूंगा कि इसका 10% कितना बनता है। तो मैं इसका 10% जब निकालूंगा तो इसका 10% मेरे पास कैलकुलेट हो गया आएगा 3,000 रुपए। इसका मतलब मुझे लगता है इस टोटल 30,000 में से 3,000 रुपए की एक ऐसी अमाउंट होगी जो मुझे रिकवर नहीं हो पाएगी। हो जाती है तो वेल एंड गुड है, बट मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं, मैं शक कर रहा हूं, मुझे डाउट है कि यार इतनी अमाउंट नहीं रिकवर हो पाएगी। तो मैं क्या करूंगा? ये 3,000 रुपए का मैं बोल दूंगा मैंने क्या बना लिया? प्रोविजन बना लिया। अब इस प्रोविजन को क्या नाम दूंगा? ये किस चीज का प्रोविजन है? ये उन कस्टमर्स पे प्रोविजन बनाया गया जिन पे आपको शक है कि उनसे पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो वो कस्टमर्स जिन पे आपको शक होता है कि उनसे पैसा नहीं मिलेगा, तो उनको बोला जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ एग्जाम्पल में 2 कस्टमर लिखी है। हर कारोबार में 2 कस्टमर नहीं होते, हजारों कस्टमर्स होते हैं। तो उन तमाम का टोटल का 2%, 3%, 4% हम बोलते होंगे यार ये हमें रिकवर नहीं हो पाएगा। और हर कारोबार में ऐसा होता है, हर कारोबार में ऐसा होता है। जब आप कभी कभी बिजनेस करोगे ना, तो जरूरी नहीं आपकी 100% रिकवरी हो। 100% रिकवरी नहीं होती, कुछ बैड डेट हो जाते हैं। तो अगर आपको पहले से लग रहा होता है कोई बैड डेट होने वाला है, आपको पहले से लग रहा होता है कोई कस्टमर पैसे नहीं देने वाला है, तो आप उसको क्या करते हो? आप उसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब वहां पे भी उसने जो डेफिनेशन है उस पे भी उसने यही बात करी कि बिजनेस यूजुअली क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। वो यूजुअली बनाते हैं प्रोविजन डाउटफुल डेट। इट रिफ्लेक्ट द परसेंटेज, अब देखो, इट रिफ्लेक्ट द परसेंटेज, किसकी परसेंटेज? ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। ये मिस्टर एक्स मिस्टर वाई कौन थे? सर, ट्रेड रिसीवेबल्स से। इट रिफ्लेक्ट्स द परसेंटेज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, जो कि ये 3,000 आया था, दैट बिजनेस एक्सपेक्ट मे नॉट बी रिकवर्ड इन द फ्यूचर। In simple words, provision for doubtful debt shows the likely size of future bad debt. ये आपको ये बता देता है कि फ्यूचर में तकरीबन कितने का बैड डेट हो सकता है। तो फ्यूचर में हमें क्या लग रहा है कितने का बैड डेट हो सकता है? कितने लोगों से हमसे फ्यूचर में पैसे नहीं मिलेंगे? 3,000 का बैड डेट हो सकता है। ये लाइकली बताता है, एक्सपेक्टेड बताता है, एंटिसिपेटेड बताता है। क्या सर परसेंटेज हमें खुद कैलकुलेट होगी? नहीं, परसेंटेज आपको सवाल में दी हुई होगी, आपने सिर्फ प्रोविजन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी होगी ट्रेड रिसीवेबल पे लगा के। इससे ज्यादा आपने थोड़ी करना है। ये परसेंटेज आपको सवाल में पहले से दी हुई होगी। क्लियर हो गई? तो पहले तो आप यहां तक डेफिनेशन देखो। एक बच्चे ने यहाँ पे सवाल पूछा है मुझसे, वो बोल रहा है सर डोंट वी टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द कस्टमर हु वी थिंक वोंट पे। देखो यार, मैं क्या एक्शन लूंगा? एक बंदा मुझे बोल रहा है मैं कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, तरसों दे दूंगा। वो मुझे इनकार ही नहीं कर रहा पैसे देने से, मैं उस पर क्या एक्शन ले सकता हूँ? सोचो, मैं कोई एक्शन ले ही नहीं सकता इस चीज के ऊपर। तो हम क्या करते हैं? पहले से एक एक्सपेक्टेड लॉस अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं कि यार अगर नहीं दिए तो ये पहले से रिकॉर्ड कर लो अपने पास लॉस। सही, क्योंकि वो बंदा तो हमें हमें मना थोड़ी कर रहा है। वो ये थोड़ी बोल रहा है मैं पैसे नहीं दूंगा, जो कर रहा है कर रहा है। वो बोल रहा है यार मैं दे दूंगा, थोड़ा सा टाइम दे दो, 4 दिन और दे दो, 1 हफ्ता और दे दो। बात को टाल रहा है, तो उस पर क्या एक्शन हो सकता है? उस पर कोई एक्शन नहीं हो सकता ऐसा खास। समझ रहे हो बात को? हाँ, एक 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 एक्शन होता है जो हो सकता है, वो अभी मैं आपको आगे जाके वैसे पढ़ाऊंगा, लेकिन वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बेसिक अकाउंटिंग के अंदर। हम अपने कस्टमर्स को प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए कुछ डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, हम कुछ डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो हम उसको कुछ डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं, तो उसकी बेसिस पे शायद उससे पहले हमें पैसा मिल जाए। एक तरीका प्यार मोहब्बत से निकालने का ये होता है। दूसरा तरीका, अगर उसकी पेमेंट डिले हो रही है तो मैं एक्शन ये ले सकता हूं कि मैं उसकी जो पेमेंट की अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दूं कि बेटा और लेट करोगे तो पैसे और बढ़ेंगे, और लेट करोगे तो और बढ़ेंगे। मैं इस तरीके के काम कर सकता हूँ। लेकिन बात इतनी सी है कि यार मैं भले ही इंटरेस्ट लगा रहा हूँ, पैसे तो मुझे नहीं मिल रहे ना, पैसे तो मुझे अभी नहीं मिल रहे ना। तो अकाउंटिंग कहती है एंटिसिपेटेड लॉसेस को अभी रिकॉर्ड करो, अभी से रिकॉर्ड करो। बात समझ आती है? अभी क्लियर?
देखो अभी आप लोगों को अभी तक जो मैंने अभी तक बात बताई कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किसे कहते हैं, प्रोविजंस क्या होते हैं, प्रोविजंस कब कब बनाए जाते हैं, जो मैंने बात करी थी लायबिलिटीज जब इंक्रीज होने वाली हो या एसेट जब आपको लगे डिक्रीज होने वाले हो तब प्रोविजंस बना लिए जाते हैं। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है, ये वो कस्टमर्स होते हैं जिन पे बिजनेस को डिस्ट्रस्ट होता है कि वो आपको पैसा नहीं देंगे। क्लियर? सब लोग बताओ, सब लोग यहां तक क्लियर है? सबको क्लियर है? क्लियर अप टिल नाउ? क्लियर? गॉट इट? ठीक है बेटा, तो यहां तक तो आपको कुछ हद तक बात समझ आ गई। अच्छा, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, आसान सी चीज है ये। बस बस ये कॉन्सेप्ट ना आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा होता है जिंदगी में। आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होता कि कोई बंदा ऐसे अखराजात भी अपने पास रिकॉर्ड करेगा, ऐसे एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड करेगा जो वो खाली एक्सपेक्ट कर रहा होगा। ये बात आपके लिए नहीं है, सही है? हाँ, आपको ये पता होगा कि रेंट दे रहे हो तो एक्सपेंस है, सैलरी दे रहे हो तो एक्सपेंस है, बैडेड हो गया तो एक्सपेंस है। लेकिन अकाउंटिंग में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एंटिसिपेटेड लॉसेस को भी रिकॉर्ड करो। बस इस वजह से मैं इस बात को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि हाँ यार, एक्सपेक्ट अगर आपका बिजनेस कोई लॉस कर रहा होगा तो उसको भी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है। सही बात समझे? क्योंकि आपके लिए नई बात है, आपने आम जिंदगी में ऐसा देखा नहीं होगा, आपने आम जिंदगी में ऐसा सुना नहीं होगा, लेकिन बिजनेस में मेरा बेटा ऐसे ही होता है। बिजनेस के अंदर हमेशा एक्सपेक्टेड लॉसेस को पहले से रिकॉर्ड कर लिया जाता है, पहले से तैयारी कर ली जाती है। जैसे मैंने पहले से घर से छतरी लेके आ गया था, तैयारी कर ली थी कि भाई बारिश हो गया, मुझे ये बचाएगी, छतरी बचाएगी है मुझे। तो ऐसे ही बिजनेस क्या करते हैं, पहले से अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं कि अचानक से कोई नुकसान उनके सामने आया और उनको प्रॉफिट्स गिराने पड़े, वो पहले से ही इस चीज के लिए मेंटली रेडी हो जाते हैं, यार इतने से प्रॉफिट गिर जाएगा। तो वो हो भी जाता है लॉस, तो बोलते हैं हाँ ये तो पहले से ही एक्सपेक्टेड था, होना था, हो गया, पैसे मिल गए, तो वो सेट ऑफ हो जाती है चीज, कैश आ गया। क्लियर? अच्छा, अब ये नीचे वाली बात अभी आप मत रिकॉर्ड कीजिएगा, भले आप लोग अभी ऐसा डेफिनेशन चाहे तो आप इस बात को लिख सकते हैं पूरा, बट मैं अभी नीचे वाली बात आपको थोड़ा आगे ले जाके समझाऊंगा। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, जनरल प्रोविजन या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो आपने पढ़ा, आपके कोर्स में होता ही यही है। तो ये जनरल प्रोविजन या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक दफा पढ़ते हैं कि इसका लफ्जी मायने क्या है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऊपर पढ़ लिया कि क्या होता है, एक दफा एक और अल्फाजों में देखते हैं। आज जनरल प्रोविजन या आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप अपने लेवल पे ऐसे भी समझ सकते हैं। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मींस देयर इज नो क्लियर एविडेंस, अभी कोई क्लियर एविडेंस नहीं है दैट विच ट्रेड रिसीवेबल विल नॉट क्लियर हिज डेट। अभी हमें क्लियर नहीं है कि कौन सा बंदा हमें पैसे देगा और नहीं देगा। ठीक है, दिस इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग जनरल परसेंटेज ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ द ईयर एंड इट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फास्ट एंड्स। हम क्या करते हैं भाई, जो ऊपर बताया कि हम ट्रेड रिसीवेबल्स पे 1% चार्ज कर देंगे, हम अपने ट्रेड रिसीवेबल्स पे 1% चार्ज कर देंगे, और वो जो हम परसेंटेज चार्ज करेंगे उससे हमें पता लग जाएगा हमारा इस साल का एक्सपेक्टेड लॉस कितना हो सकता है। सही है, अब इसको एक वर्क एग्जांपल से देखते हैं। अब इसकी एग्जांपल से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा कि भाई ये यहाँ पे हमें दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स एट द ईयर एंड, हमें पता है ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के हैं, 50,000 के। प्रोविजन की परसेंटेज दी हुई है और वो कितनी दी हुई है, 10%। यानी कि इस बिजनेस को, ये जो बिजनेस की एग्जांपल दी हुई है, इस बिजनेस को शक है कि यार 10% का पैसा है जो मुझे इस 50,000 में से नहीं मिल पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रोविजन। तो आप बोलोगे यार सर बड़ा आसान है, आप पहले लेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, डाउटफुल डेट कितना है, क्लियर? सर प्रोविजन परसेंटेज इज रिकॉर्डेड फॉर डाउटफुल रिसीवेबल्स, राइट? बेटा तुम्हारा सवाल मैं नहीं समझा, लेकिन मैं भी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो इससे शायद आपकी वो चीज क्लियर हो जाए। अच्छा, अब ये 50,000 जो दिया हुआ ना मेरा बेटा, पता है ये 50,000 क्या, यानी मैंने इस पूरा साल जो कस्टमर्स को क्रेडिट पे सेल्स करी है, जिन कस्टमर्स को मैंने उधार पे सेल करी थी, वो कितना डॉलर पैसा मैंने उन कस्टमर से लेना है, 50,000 डॉलर। यानी कि मेरे टोटल कस्टमर्स, टोटल सब लोग, तमाम लोगों को जो मैंने सेल करी थी और उनसे जो मैंने साल के आखिर हो चुका और मैंने जितना पैसा उनसे लेना है, वो पैसा कितना लेना है मैंने, 50,000। दीज आर टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स। क्लियर? टोटल तमाम कस्टमर्स, ये तमाम कस्टमर्स है मेरे। अब मुझे लगता है कि यार हर साल ऐसा होता है कि मेरे जितने भी कस्टमर्स होते हैं ना, उसमें से 10% पैसा मुझे नहीं मिल पाता। अंदाजा लगा रहा हूँ, पास्ट ट्रेंड देख रहा हूँ, पिछले 10 सालों को देख रहा हूँ कि यार हर साल ये होता है कि तकरीबन 10% पैसा ना नहीं मिल पाता। तो मैंने ये देखा कि इस साल जो मैंने सेल्स करी है वो कितने की सेल्स करी है, $50,000 की सेल करी थी, और ये $50,000 मैंने अपने कस्टमर से अभी लेना है, अभी मुझे किसी से भी पेमेंट
नहीं मिली है। अब मैं जनरलाइज करूंगा, एक जनरल प्रोविजन चार्ज करूंगा ये देखने के लिए कि यार इस साल के मेरे लाइकली लॉसेस कितने हैं। लाइकली लॉसेस मतलब एक्सपेक्टेड लॉसेस कितने हैं, एक्सपेक्टेड लॉसेस मतलब एंटिसिपेटेड लॉसेस कितने हैं मेरे। तो मैं ये देखूंगा। तो ये देखने का तरीका क्या है, मैं बोलूंगा यार 50,000 टोटल लेने हैं मैंने तमाम कस्टमर से, और हर साल ये होता है कि तकरीबन 10% के लोग मुझे पैसा नहीं देते। तो इस साल जो मेरा प्रोविजन बनेगा, जो मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होगा, वो कितना होगा? 5,000 का होगा। कितने का होगा? 5,000 का होगा। सो दिस परसेंटेज इज अप्लाइड ऑन ऑल द ट्रेड रिसीवेबल्स। तमाम ट्रेड रिसीवेबल, जो भी टोटल ट्रेड रिसीवेबल आपको सवाल में दिए हुए होंगे, उसके ऊपर इस प्रोविजन की परसेंटेज चार्ज करोगे, आपको पता लग जाएगा कि लाइकली लॉसेस कितने हैं आपके, लाइकली नुकसान कितना है, एक्सपेक्टेड नुकसान कितना है, एंटिसिपेटेड नुकसान कितना है। क्लियर? तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या सर ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए होंगे? हाँ बेटा दिए हुए होंगे। क्या सर रेट दिया हुआ होगा, यानी परसेंटेज दी होगी? हाँ बेटा दी होगी। तो सर क्या सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है? हाँ बेटा, और कुछ भी नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अब अगर हम बेटा वानिया, आपने जो सवाल पूछा था, अब आपका वो क्लियर हो गई, वो वाली बात क्लियर हो गई। अगर आप ये बात ठीक है, सही, मैं तुम्हारा सवाल नहीं समझा था, बट जैसे सुनते रहोगे तो मैं सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा। मुझे पता होता है कि बच्चे दिमाग में क्या चल रहा है, तो टेंशन मत लिया करो, बस हाथ पैर बांधो, बैठे रहो, जो लिखवा रहा हूँ वो लिखते रहो। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, अब इस एग्जांपल से आपका दिमाग थोड़ा सा और खुलेगा। मैं आपको बोलता हूँ कि आपके बिजनेस के जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, वो है इस साल के आखिर में 50,000 के। लेकिन आपको ये पता लगा कि इस साल आपके बेड डेट्स हो गए। बेड डेट्स तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, नुकसान मना कर दिया उन्होंने पैसे देने से, वो हो गए बेड डेट 10,000 के। और आपको शक है कि जो आपकी प्रोविजन की परसेंटेज है, वो आपका हर साल का शक होता है कि तकरीबन 10% लोग हमें पैसा और नहीं देंगे। 10%। अब इस बात को कैसे सॉल्व किया जाएगा? सबसे पहले सर आपने ये सिखा दिया कि जो भी ट्रेड रिसीवेबल्स हो उसके ऊपर 10% लगा देना, तो आपको पता लग जाएगा आपकी लाइकली लॉसेस। लेकिन मेरा बेटा जरा ये तो सोचो कि तुमने टोटल जो पैसा लेना था वो कितना लेना था? 50,000। इस 50,000 में से 10,000 ने तो वैसे ही मना कर दिया पैसा देने से, तो इन पे क्या शक करोगे? इन पे तो यकीन हो गया, तो आप शक किन पे करोगे? शक की परसेंटेज किन पे चार्ज करोगे? जो रिमेनिंग लोग रह जाएंगे। तो अब आप सोचें, तो आपके टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के थे? 50,000 के। इसमें से पहले तो आप 10,000 निकालते हैं, क्योंकि इन पे आप कोई शक नहीं करना, ये तो वाकई में बेडेड हो गए, तो सीधा सीधा एक्सपेंस हो ही गया। तो अब रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितने बचे? आप बोलोगे सर 40,000 के बचे। तो अभी जो रिमेनिंग लोग बचे हैं ना, जो तुमने रिमेनिंग कस्टमर से 40,000 रुपए जो लेने हैं, इसके ऊपर शक करोगे कि हो सकता है इसमें से भी 10% ना मिल पाए, यानी कि 4,000। देयरफॉर हमें यह बात भी समझ आई कि व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, in order to calculate provision for doubtful debt, first we need to subtract bad debt from the trade receivable, and after subtracting that bad debt from the trade receivable, we are going to charge the rate of provision for doubtful debt. बात समझ आती है? ठीक है, अब सुनो आगे। अब मेरा बेटा, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है ना, देखो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये दो टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं इंक्रीज इन प्रोविजन, और एक को हम कहते हैं डिक्रीज। अच्छा, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पूरी बात लिख लें आप अपने पास भले। डिक्रीज इन प्रोविजन यानी कि कभी कभी आपका प्रोविजन बढ़ जाएगा, कभी कभी आपका प्रोविजन कम हो जाएगा। यानी कभी कभी आपको लगेगा कि इस साल आपके ज्यादा कस्टमर्स बेडेड होने वाले हैं, एक्सपेक्टेड लॉसेस ज्यादा है, और कभी कभी आपको लगेगा कि इस साल एक्सपेक्टेड लॉसेस कम। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये जो प्रोविजंस होते हैं, ये प्रोविजंस की जो नेचर होती है, क्योंकि हर अकाउंटिंग एलिमेंट में हमने नेचर देखी है, एसेट की क्या नेचर होती है, लायबिलिटीज की क्या नेचर होती है, एक्सपेंसेस की, इनकम की क्या नेचर होती है। ऐसी जो मेरा बेटा प्रोविजंस होते हैं ना, इनकी नेचर होती है क्रेडिट नेचर। क्रेडिट नेचर का मतलब क्या है? क्रेडिट नेचर का मतलब यह है कि जब भी, एक सेकंड, क्रेडिट नेचर का मतलब यह है
कि जब भी आपके जो प्रोविजंस है वो जब भी इंक्रीज होंगे तो प्रोविजंस क्रेडिट हो जाएंगे, और जब भी आपके प्रोविजंस डिक्रीज होंगे तो वो हमेशा डेबिट हो जाएंगे। यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे। यानी कि जब भी प्रोविजन आपके दिमाग में शक बढ़ता है तो इसका मतलब क्रेडिट हो रहे होंगे प्रोविजंस, और जब भी शक कम हो रहा होता है तो प्रोविजंस डेबिट हो रहे होंगे। सही। अब इसको हम डबल एंट्री से समझते हैं और इसको इसकी थोड़ी सी गहराई में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इंक्रीज इन प्रोविजन जो होता है ना, इंक्रीज इन प्रोविजन बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है। अब इसको अभी अपने पास रिकॉर्ड कर लो, ये एंट्री से समझ आएगी बात। इंक्रीज इन प्रोविजन आपके बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है और डिक्रीज इन प्रोविजन आपके बिजनेस के लिए एक इनकम। ठीक है, ये अभी आप अपने पास ऐसे ही लिख लो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम डबल एंट्रीज पे जाते हैं और अब मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ कि यार आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। अब जरा देखना सब लोग, ट्रेड रिसीवेबल्स है, वो है लेट्स सपोज 10,000 के, और इसमें से आपका जो प्रोविजन की परसेंटेज है वो है लेट्स सपोज 10%। तब सवाल ये उठता है कि प्रोविजन कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर 10,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स थे, इस पे आपने 10% चार्ज कर दिया, तो इसका मतलब आपका जो प्रोविजन आया है वो कितने का आया है, 1,000 का आया है। यानी कि इसको हम बोल देंगे हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। पीएफडी वैसे लिखना नहीं चाहिए, पीबीडी लिख देता हूँ मैं, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये मैं पीबीडी लिखता हूँ ना, पीबीडी पुराना नाम था इसका, पहले हम इसको प्रोविजन फॉर बेड डेट कहते थे, आज हम इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहते हैं, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये पीबीडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, या पीडीडी आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। Now how you are going to prepare the double entry for this? अच्छा, first thing first, ये बात याद रखिएगा कि जब आप ये प्रोविजन कैलकुलेट करते हो ना, ये बात याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, सुनो सब लोग गौर से, आवाज तेज कर लो, सुनो, कि जब भी आप प्रोविजन रिकॉर्ड करते हो या जब भी ये प्रोविजन कैलकुलेट करते हो ना, ये करते हो आप इन द ईयर एंड, यानी कि साल के आखिर में जाके तुम ये प्रोविजन कैलकुलेट करते हो, क्योंकि साल के आखिर में तुम्हें पता होता है कितने पैसे लेने हैं टोटल कस्टमर से और उसमें से कितना बेड डेट होता है। अब याद रखिएगा, ईयर एंड के अंदर हमेशा ट्रांसफर एंट्री बनती है जिसमें इनकम स्टेटमेंट का जिक्र आता है। जैसे मैंने बेड डेट में भी आपको एंट्री बनाई थी, वो जो ट्रांसफर एंट्री होती है वो साल के आखिर में बनती है, ईयर एंड पे बनती है वो एंट्री। क्यों? क्योंकि ईयर एंड पे आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रोविजन है ना, ये प्रोविजन आपको क्या करेगा, आपका बिजनेस के अंदर डबल एंट्री कैसे काम करेगा। तो भाई प्रोविजन की नेचर होती है क्रेडिट नेचर। जब भी ये बढ़ रहा होता है तो देखो यहाँ पे प्रोविजन 1,000 आया तो ये बढ़ ही रहा है, इससे पहले कोई प्रोविजन नहीं था तो पहली बार प्रोविजन नजर आया 1,000 का, तो 1,000 से प्रोविजन बढ़ रहा है। तो जब भी प्रोविजन बढ़ेगा तो एंट्री बन जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000 से क्रेडिट, और इंक्रीज इन प्रोविजन हुआ है तो देयरफॉर इंक्रीज इन प्रोविजन जो होता है आपके बिजनेस का वो एक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस होने की वजह से इनकम स्टेटमेंट हमेशा क्या हो जाया करती थी, डेबिट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देंगे 1,000 से। इस तरीके से एंट्री बनाई जाएगी, हमेशा याद रखना। व्हेनेवर देयर इज अ इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये एंट्री बनेगी। तो सर डिक्रीज कैसे होगा, ये तो हमेशा कोई ना कोई आंसर आ रहा होगा, क्या नेगेटिव आंसर आएगा। अब सुनो, अब मैं क्या करता हूँ, एक वर्ड एग्जांपल देता हूँ, पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लो। अब एक वर्ड एग्जांपल देता हूँ और उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ। ठीक है, यहाँ तक पहले आप कॉपी कर। Sir, can you please tell again that what does trade receivable illustrate here? बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपने अपने कस्टमर से कितना पैसा लेना था ईयर एंड पे। इस साल के आखिर में मैंने अपने कस्टमर से 10,000 लेना था, और हर साल की तरह इस साल भी मैंने बोला कि 10% इसमें से नहीं मिलेगा, तो कितना नहीं मिलेगा, 1,000, बाकी का 9,000 मिल जाएगा। बस ये सोचा हुआ है, तो ये 1,000 का एक्सपेंस बुक कर लिया मैंने अपने पास, फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉस था। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब हम ये आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अब मैं आपको यहाँ पे एक वर्ड एग्जाम्पल करवाता हूँ। ये वर्ड एग्जाम्पल के ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा।
यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट और पक्का होगा और स्ट्रांग होगा। अब ये एक दफा सिखाऊंगा ना, इतना आसान होगा, आप बोलोगे सर ये तो हम लोग रोज कर लेंगे बैठ के, इतने मजे की चीज है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईयर्स, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रेड रिसीवेबल्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोविजन की परसेंटेज। अब मेरे पास ईयर है 2022, ईयर 2023, ईयर 2024 एंड ईयर 2025। क्लियर? अब हमारे पास 2022 में ये ईयर एंड है, 2022 के आखिर में मैंने अपने ट्रेड रिसीवेबल से पैसा लेना था 50,000। 2023 आया, 2023 के आखिर में मैंने अपने ट्रेड रिसीवेबल से पैसा लेना था 80,000। 2024 आया, मैंने अपने ट्रेड रिसीवेबल से पैसा लेना था 60,000। 2025 आया, मैंने अपने ट्रेड रिसीवेबल से पैसा लेना था 1,00,000। और हर साल में प्रोविजन की परसेंटेज चार्ज करता था 10%, 10%, 10% और 10%। अब जरा सुनना, सबसे पहले मैं 2022 का यानी ईयर 2022 का प्रोविजन कैलकुलेट करूंगा। तो सर प्रोविजन कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, आपने खुद ही तो सिखाया, ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर प्रोविजन की परसेंटेज चार्ज कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा 5,000। सर 5,000 आ गया, तो ये 5,000 का क्या है बेटा? प्रोविजन। अब सवाल यह है कि क्या ये प्रोविजन इंक्रीज है या डिक्रीज है? अब इस बात को बड़े गौर से सुनना, जो अब मैं बात करने वाला हूं, तो ये बात सुन के शायद आप घबरा जाएंगे, तो अगर आपके हाथ में पेन पेंसिल है तो वो आप रख के नीचे रख दें, और अगर आप खड़े में तो आप बैठ जाए। जो अब मैं बात करने वाला हूँ वो सुन के आप क्योंकि घबरा जाएंगे। अब जरा सुनिएगा इस बात को, जब भी आप अपने बिजनेस में पहली बार प्रोविजन चार्ज करोगे, देखो 2022 में पहली बार प्रोविजन चार्ज हुआ ना, इससे पहले तो कभी कोई प्रोविजन चार्ज नहीं हो रहा था, इससे पहले तो कभी कोई काम नहीं हो रहा था। तो इससे पहले जो हमारे पास 2021 होगा यानी 2021 होगा, उसमें तो कोई प्रोविजन नहीं हमने बनाया हुआ था, तो 2021 में हमारा प्रोविजन कितना होगा? नील होगा। तो यानी कि जब भी पहली बार प्रोविजन चार्ज किया जाएगा ना, सुनना, जब भी पहली बार प्रोविजन चार्ज किया जाएगा तो जितना भी आंसर आएगा उस सारे के सारे आंसर को हम बोलेंगे दिस इज इंक्रीज इन प्रोविजन। और इंक्रीज इन प्रोविजन कितना आया हमारे पास? 5,000 का प्रोविजन इंक्रीज आया। अब इसकी डबल एंट्री कैसे बनेगी? सर प्रोविजन की क्रेडिट नेचर होती है, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, तो सर प्रोविजन को क्रेडिट कर दे। तो अगर बेटा मैं यहाँ पे एंट्री बनाता हूँ 2022 की, तो आप बोलोगे सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट करें जल्दी से, तो कर देते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट कर देते हैं बेटा 5,000 से, और डेबिट क्या कर देंगे? इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगी, क्योंकि इंक्रीज हुआ। इंक्रीज नजर आया ना? इंक्रीज कैसे देखोगे? पिछले साल से इस साल का कंपैरिजन करोगे, तो पिछले साल का प्रोविजन कितना था? 0। इस साल का प्रोविजन कितना है? 5,000। तो 0 माइनस 5,000 कितने से बढ़ गया इस साल का प्रोविजन? 5,000 से। तो एंट्री इस इंक्रीज को देख के बनाई गई है 5,000। अब इसको मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए, मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए बेटा प्रोविजंस की देखो नेचर जो है, इटसेल्फ नेचर किसी भी चीज की, ये तो आप लोगों ने पहले से डिसाइड करी हुई थी ना। तो प्रोविजंस जो होते हैं वो एसेट को कम करते हैं। तो कौन सी चीज है जो एसेट को कम करती होगी? क्रेडिट साइड। इस वजह से ये प्रोविजन की नेचर क्रेडिट बन गई। ठीक है, एसेट जब कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं ना, तो जब एसेट कम कर रहे होगे तो किस साइड पे रिकॉर्ड होंगे? क्रेडिट साइड के ऊपर। तो जो प्रोविजन होते हैं वो क्या कर रहे हैं? एसेट को कम कर रहे हैं। तो जब वो एसेट को कम करेंगे तो किस साइड पे रिकॉर्ड होंगे? क्रेडिट साइड के ऊपर। इस वजह से इसकी क्रेडिट नेचर है। अब जरा सुनिएगा आगे, अगली बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ उसको जरा सुनिएगा। ईयर 2023 में आ जाते हैं, तो ईयर 2023 के अंदर जब मैं प्रोविजन चार्ज करूंगा तो कैसे चार्ज करूंगा? सर अगेन कोई मसला नहीं है, 80,000 उठाएं और 80,000 पे 10% कितना आ गया? 8,000। अब सवाल ये उठता है, अब सुनना, सब लोगों ने जवाब देना है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि मेरा प्रोविजन इस साल पिछले साल से इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? सर पिछले साल प्रोविजन 5,000 का आया था, इस साल प्रोविजन 8,000 का आया है, तो सर इंक्रीज हुआ है ना। कितने लोगों को लगता है कि प्रोविजन इंक्रीज हुआ है 2023 में आके? और शक बड़ा है आपका, इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ? ये बताओ, सब लोग बताएंगे। क्या मेरा पिछले साल से इस साल प्रोविजन इंक्रीज हुआ है? सर पिछले साल का मतलब 2022, ये साल 2023। सर 2022 के अंदर 5,000 का प्रोविजन था, इस साल प्रोविजन 2023 के अंदर 8,000 का हो गया, आपका प्रोविजन इंक्रीज हो गया।
है ना, सब लोग इंक्रीज लिख रहे हैं, सबको इतनी बात समझ आती है। अब पता है आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि कितने डॉलर से प्रोविजन बढ़ा। तो ये कैसे मालूम करोगे? लास्ट ईयर के प्रोविजन को करंट ईयर के प्रोविजन से सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो लास्ट ईयर का प्रोविजन 5,000 था, इस साल का प्रोविजन 8,000, तो 5,000 माइनस 8,000 कितना बचा? 3,000। तो इस साल जो आपके पास प्रोविजन इंक्रीज हुआ है वो कितने से इंक्रीज हुआ है? 3,000 से। तो अब जब डबल एंट्री बनाओगे ना, तो डबल एंट्री 8,000 से नहीं बनाओगे मेरा बेटा, डबल एंट्री इससे बनाओगे कि कितने वैल्यू से इंक्रीज हुआ है। इट मींस के जो डबल एंट्री बनाई जाएगी वो इस 3,000 पे बनाई जाएगी। अच्छा सर, तो इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज का मतलब तो सर आपने ये सिखाया कि ये पीबीडी जब प्रोविजन इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, तो आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्रेडिट कर लो। हाँ बेटा, क्रेडिट कर लो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लेकिन कितने से क्रेडिट? 8,000 या 3,000? सर इंक्रीज तो 3,000 से हुआ है, क्योंकि पिछले साल 5 था, इस साल 8 आया तो 3 से बढ़ा। तो यहाँ पे एंट्री बनाते हुए आप कितना रिकॉर्ड करोगे? 3,000। और इनकम स्टेटमेंट तो डेबिट हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंस हुआ है। इंक्रीज इन प्रोविजन एक्सपेंस होता है, मैं पीछे बता चुका ये बात। तो इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस होने की वजह से डेबिट हो जाती है, तो 3,000 से इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं उससे अगले साल 2024 में। अब यहाँ पे सब लोगों का ध्यान चाहिए, ये जो बात करूंगा ना इसके ऊपर सबका ध्यान चाहिए मुझे। अब अगर आप नोटिस करें, अगर आप नोटिस करें तो इस साल के ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं 2024 के? 60,000 के। और इस साल की प्रोविजन की परसेंटेज कितनी है? 10% है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस साल जो मेरे पास प्रोविजन आएगा वो कितना आएगा? 6,000 का। अब सवाल ये उठता है, क्या इस साल मेरा बेटा प्रोविजन इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से या डिक्रीज? सर ये साल 2024 है, लास्ट ईयर 2023 था। लास्ट ईयर का प्रोविजन 8,000 था, इस ईयर का प्रोविजन 6,000 है। सर कम होता हुआ नजर आ रहा है। बेटा कितने से कम होता नजर आ रहा है? सर मुझे तो नजर आता है कि 2,000 से कम हो गया। तो हाँ बिल्कुल सही नजर आ रहा है। तो हम बोलेंगे ये 2,000 से हमारा प्रोविजन डिक्रीज हो गया। 2,000 से प्रोविजन क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। और जब प्रोविजन डिक्रीज होगा, अब सुनना, जब प्रोविजन डिक्रीज होगा तो क्या एंट्री बनेगी? सर एंट्री का मसला नहीं है, आपने बताया प्रोविजन बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम हुआ है तो डेबिट कर दे। बिल्कुल सही। इसका मतलब 2024 में प्रोविजन क्या कर दिया जाएगा? 2024 के अंदर प्रोविजन को डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि डिक्रीज इन प्रोविजन हुआ है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट बाय 2,000 एंड इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। सर इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट क्यों? एक मिनट, ये तो बताएं, मैंने क्या बताया था? डिक्रीज इन प्रोविजन क्या होता है? इनकम होता है। और इनकम होने की वजह से इनकम स्टेटमेंट क्या हो जाती है? सर क्रेडिट हो जाती है। ओके जल्दी से बना दे एंट्री, समझ आ गई बात। इनकम स्टेटमेंट 2000 बन गई एंट्री। ये जो एंट्री मैंने यहाँ पे बना के आपको दिखाई है, दिस इज द एंट्री टू रिकॉर्ड द डिक्रीज इन प्रोविजन। लेकिन ऊपर वाली जो दोनों एंट्रीज बनाई थी, दोज वर द एंट्रीज टू रिकॉर्ड द इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, द इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बात समझ आती है। नेक्स्ट फेज पे चलते हैं, अगले 2025 में एंटर होते हैं। 2025 में देखते हैं क्या हुआ। 2025 के अंदर 1 लाख के ट्रेड रिसीवेबल्स, और 1 लाख के ट्रेड रिसीवेबल पे प्रोविजन कैलकुलेट करना है तो कितना आ जाएगा बेटा? सर 10,000 आ जाएगा। माय क्वेश्चन इज, क्या पिछले साल से इस साल प्रोविजन इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? माय क्वेश्चन इज, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? आप सब बताएंगे। टक टक टक, सही है, बिल्कुल सही है, सही है। और लोग बताएं, सब लोग बताएंगे। बिल्कुल सही है। अब इंक्रीज हुआ है तो कितने से हुआ है वो अमाउंट भी मुझे लिख के बताओ। अब अगर इंक्रीज बोल रहे हो तो कितने से? फ्लड कर दो भाई, बढ़ दो, मतलब बंद हो जाए, चैट बॉक्स बंद हो जाए, लिखते रहो लिखते रहो, जिस इसको पता है कितना आंसर आएगा। सही है सही है, 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000, सही है सही है। तो क्या सबको ये बात नजर आ रही है? सबको ये बात नजर आ रही है? सही है बेटा, सबको ये बात नजर आ रही है कि तुम्हारा जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो 4,000 से इंक्रीज, वो सॉरी, जो प्रोविजन है वो 4,000 से इंक्रीज हो गया। नाउ व्हाट विल बी द डबल एंट्री ऑफ 2025? 2025 की डबल एंट्री क्या बनेगी? सर इंक्रीज हुआ है ना, इंक्रीज इन प्रोविजन। जब भी प्रोविजन बढ़ते हैं सर क्रेडिट होते हैं, तो एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से क्रेडिट हो जाएगा? सर 4,000 से होगा ना। अब हमें समझ आ गई सर ये वाली बात। बेटा डेबिट क्या होगा? सर इंक्रीज इन प्रोविजन एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होने की वजह से इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट
सर क्या इसमें वैसे एंट्री नहीं बनी कि जैसे बेडेड में पहले रिकॉर्ड करते थे फिर ट्रांसफर करते थे? नहीं, वजह बताएं सर, क्यों उसमें दो एंट्री इसमें एक एंट्री क्यों? क्योंकि मेरे बेटा प्रोविजन कैलकुलेट कब होता है? प्रोविजन कैलकुलेट कब होता है? ईयर एंड पे। और ईयर एंड पे हमेशा कौन सी एंट्री बनाई जाती है? ट्रांसफर एंट्री, यानी इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करने वाली एंट्री। तो देयरफॉर देखो सिर्फ यही एंट्री बनेगी, इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं बनेगी। इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज की एंट्री, डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज की एंट्री। ये देखो यहाँ पे बन गई वाली एंट्री। लेट सपोज हम यहाँ पे लिख लेते हैं ईयर्स, यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्रोविजन की परसेंटेज। भाई ईयर हम लिख लेते हैं 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028। अब ट्रेड रिसीवेबल्स लिख लेते हैं 50,000, 80,000, 1,00,000, मैं इसको सही कर लूं, 1,00,000, 70,000, 40,000, 120,000। जो आपने प्रोविजन की परसेंटेजेस लगानी है वो कितनी लगानी है? 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%। फर्स्ट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इंक्रीज और डिक्रीज। और याद रखिएगा, मैंने आपको भी एक बात बोली थी कि पेन पेंसिल रख देना और बैठ के बात को सुनना कि जब पहली बार प्रोविजन चार्ज करोगे तो वो हमेशा इंक्रीज होता है, क्योंकि उससे पिछले साल कोई प्रोविजन चार्ज ही नहीं हो रहा होता, तो इंक्रीज डिक्रीज जीरो से ही किया जाता है, याद रखना। तो पहली एंट्री जो पहला जो आप निकालोगे प्रोविजन जो कि 5,000 आएगा वो तो इंक्रीज आएगा, डन। और उसके बाद फिर आपने इस साल से पिछले साल से इस साल को, फिर पिछले साल से इस साल को कंपेयर करना है। पहले इंक्रीज और डिक्रीज की वैल्यूज निकालनी है एंड देन डबल एंट्रीज बनानी है, और उसके बाद मुझे ग्रुप पे भेजना है। अच्छा, अभी फौरी तौर पे ये बैठ के अगर कर लोगे ना तो मेरा बच्चा यकीन करो पूरा समझ आ जाएगा, तो पूरा समझ आ जाएगा। सही है, सही है। और करते ही ग्रुप पे शेयर करना ताकि मुझे क्लियर हो, हाँ भाई ये बात समझ आ गई। तो ये क्वेश्चन कॉपी डाउन कर लें, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कॉपी कर लें, अपने पास लिख लें, और ये अगर किसी ने कॉपी करना है तो ये भी वो बच्चा कॉपी कर सकता है। मैं एक काम कर सकता हूँ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा, मैं ये काम कर सकता हूँ।